जय हिंद। स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम में। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक और आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 11। और अभी हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से गुजर रहे हैं जो कि आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके बाद में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी ही आगे कुछ कुछ चीजें हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वाली क्लास में हम थोड़ा स्पीड हमने कम किया था, इसमें थोड़ा सा स्लो रखेंगे। आज वाली क्लास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, भर भर के सवाल आते हैं भाई साहब इस वाली चीज से जो अभी हम पढ़ेंगे। किसके बीच में रिश्ता लिखा हुआ है? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको फील्ड है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहा हूं ना मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या है और वो किस तरीके से प्रोसीड करता है। मतलब अगर मान लो आपके पास एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक के 10 सवाल आए, कितने सवाल आए? 10 सवाल आए हुए हैं आपके पास में, तो उसमें से आपको 5 से 6 सवाल आपको पोटेंशियल के रिलेटेड ही मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ सवाल फिर आपको डाइपोल्स के बारे में मिलेंगे और कुछ आपको कूलम्ब्स हो या फिर कंडक्टर से मिल सकता है। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। नोट्स सही ढंग से पढ़ के रखने हैं पुराने वाले। जब भी कंफ्यूजन है नोट्स पलटो, उनसे पूछो भाई साहब क्या था यहाँ पे, क्यों कंफ्यूजन है, तो वो जवाब देगा। अब हम शुरू करते हैं रिलेशन के बारे में। मुझसे बोला कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला ठीक है, मुझे नहीं पता तो मैं जो पता है वो तो लिख। मैंने पता, मुझे ये पता है डेल्टा वी होता है डेल्टा यू बाई क्यू नॉट, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मैं इतनी बात जानता हूं। अब वो भाई साहब ठीक है, उसने बोला इतना जानते तो कोई बात नहीं, अब इससे काम चलाते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? डेल्टा यू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। बहुत बढ़िया। अब हमने किया ठीक है, इसको ही लिखो। तो इसको क्या लिखा जाएगा तेरे पास? डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन। क्या होता है पास? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन में स्टैटिक है ना। वर्क डन क्या होता है तेरे पास? दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। और ये डॉट है तेरे पास। तो मैंने बोला फोर्स कितना, कौन सा फोर्स देखना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो कितना लगेगा? दैट इज क्यू नॉट इनटू में ई नॉट, या फिर क्यू नॉट इनटू में ई डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कुछ डीएल। तो अगर आपको ये तो वो छोटा सा फोर्स, ये क्या दोस्त तेरे पास? छोटा सा वर्क डन, दिस इज छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू, बिकॉज फोर्स मल्टीप्लाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है ना। और अगर आप यहां पे दोनों तरफ सांप लगा देंगे तो ये डी डब्ल्यू बड़ा होकर क्या बन जाएगा? डब्ल्यू बन जाएगा, दिस इज वर्क डन। अगर आप यहां पे इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वर्क डन। और ये कितना आएगा तेरे पास? दिस विल बी क्यू नॉट, तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा ई डॉट डीएल। अरे इसमें कोई दिक्कत कुछ नया नहीं है भाई, हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो अगर आप यहां पे लिखेंगे तो ये आपके पास बनेगा सर जी वर्क डन लिखो। मैंने कहा मैंने निकाल लिया वर्क डन, तो कितना आया? क्यू नॉट इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल डिवाइड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया तो डेल्टा वी आ गया। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। समझ में आ रही है ये बात? ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट, क्या अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, मतलब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत जरूरी है ये इक्वेशन। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लिख लो इसमें, जानकारी बनाने पूरा ब्रह्मांड बना दो भले यहाँ पे, पर ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट। क्या रिजल्ट है आपके पास? दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। जैसे तुझे तेरा नाम याद है वैसे एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। इस रिजल्ट से हम बहुत काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल है वो किसके बराबर है? माइनस ई डॉट डीएल। ई क्या बता रहा है यहाँ पे? ई एफ आई, ये डीएल हो गया। और इसको प्रूव बिल्कुल सिंपल किया, डेल्टा वी डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। डेल्टा यू किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स। उसको लिखा आपने, सोल्व किया, तो ये एक्सप्रेशन चमक के बाहर आया। तो बढ़िया रिलेशन है दोस्त, इसको छाप ले, चाहे तो खुद भी प्रोसीड कर सकता है। ये अल्ट्रा इंपोर्टेंट रिजल्ट है। आइए हम इसके बाद में इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप इसको छाप लीजिए। तो बच्चों एक अच्छी बात लेके आए हैं आपके सामने, और ये बात आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत सारी जगह पे हेल्प करेगी। आपको लग रहा है मास्टर हर एक बात बोल रहा है अच्छी बात मास्टर से नहीं बोल रहा है, मास्टर एक्सपीरियंस से बोल रहा है। मास्टर पता है यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे बच्चा फंसेगा, यहाँ पे दिक्कत है ना। ये सब काम, अभी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया है, इस वजह से अपना इतना कर रहे हैं। अब देखिए यार, स्टेटमेंट पढ़ने पहले क्या लिखा हुआ है, ये थ्योरी है ना, मतलब उसके बाद नीचे नोट्स में लिखना है, पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर बात पते की कुछ भी लिख के तो लिख सकता है उसको। पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे तेरे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, क्या है तेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। दो पॉइंट्स है तेरे पास, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है दोस्त तेरे पास बी। तो कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या बी का? तो हमने क्या बोला? स्टेटमेंट लिखा पोटेंशियल ड्रॉप्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने बोला वीए का पोटेंशियल ज्यादा होगा वीबी का। क्या हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या? मैंने बोला यहाँ पे कोई मतलब बाबर आया तो आ गया, खत्म बात, ऐसा है क्या? इसमें नहीं, हम फिजिक्स पढ़ रहे। तो इस बात को एक्सप्लेन भी करके बताइए मुझे बस समझनी है कि सर जी कैसे ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, इसमें तो समझाइए।
तो इसको दोस्तों कैसे समझ सकता है, देख डेल्टा वी का जो एक्सप्रेशन था, डेल्टा वी किसके बराबर है, माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। अभी अभी पढ़ा, बिल्कुल ताजा ताजा, क्या था, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएल, अभी बिल्कुल फ्रेश है दिमाग में। अब सुन, अगर तू ए से बी जाएगा, अगर तू ए से बी जाएगा तो क्या लिखेगा, वीबी माइनस वी है ना, ए से बी जा रहे हैं तो मैंने लिखा डेल्टा वी क्या, चेंज इन पोटेंशियल, तो मैंने लिखा वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। अब तो ये देख, जब तू कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तब भी लिखेगा तू वीबी माइनस वी ए। अब तो मुझे ये बता, ए से बी जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और जा भी इसी तरफ रहा है, तो भाई साहब जो ई डॉट डीएल की टर्म आई, किसकी टर्म, ई डॉट डीएल पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या लिखेगा, ई डीएल कोस जीरो, एंगल कितना दोनों के बीच में, जीरो, तो ये टर्म दोस्त क्या आएगी, पॉजिटिव। तो सर जी जो सांप के अंदर जो भी टर्म है वो सारी क्या, पॉजिटिव। अगर ये टर्म पॉजिटिव तो यहां से वीबी माइनस वी ए नेगेटिव। अरे कैसे, अरे भाई ये वाला पॉजिटिव ना, ये नेगेटिव लग गया, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, वीबी माइनस वीए का तेरे पास नेगेटिव है, इसका मतलब कौन ज्यादा, वीए ज्यादा एज कंपेयर टू वीबी। पर बार बार हम इतना बैकएंड में नहीं सोच पाएंगे, तो हमने ये एक्सप्रेशन एक टर्म की तरह लिख लिया, क्या कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, तेरे पास ड्रॉप होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। अगर मैं तो ऐसे बोलूं, यहां पे ऐसे 20 वोल्ट, यहां पे ऐसे 10 वोल्ट, इस सवाल की तरह भी लिखा जा सकता है, इसको थ्योरी में लिखते सवाल जिस तरह मन करे, कंसेप्ट अच्छा है भाई। ये 20 वोल्ट, ये वाला 10 वोल्ट, बता यहां पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल बोल बोल, कौन सी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बता 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 क्या आएगा। सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है, इधर पोटेंशियल घट रहा है, मतलब किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये सही जवाब, ये गलत जवाब। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसा ही अगर मैं एक और सवाल दूं, यहाँ पे तुझे, यहाँ पे कुछ माइनस 50 वोल्ट है और यहाँ पे कुछ 10 वोल्ट है, माइनस 50 वोल्ट और 10 वोल्ट, तो उससे पूछा गया बता डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या। ये अपने आप में एक सवाल, ये कहानी थी, ये पूरी कहानी छाप ली अपने। अब यहाँ पे चल रहे हैं, मैंने बोला यहाँ पे 10 वोल्ट है, माइनस 50 वोल्ट, बता डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, तो तू क्या बोलेगा, तू बोलेगा सर जी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप। तो कहां घट रहा है, इधर जाने से पोटेंशियल घट रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ईएफआई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ईएफआई। बता हलवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल हलवा है, कोई दिक्कत नहीं, पर धीरे धीरे चलना है, आराम से समझने, मजे लेके काम करना है, पर रट्टा नहीं मारना चीजों की। बैकएंड में कंसेप्ट्स हैं, वो कंसेप्ट हमेशा पता होना चाहिए। कंसेप्ट नहीं छोड़ेगा तो फिजिक्स में कभी धोखा नहीं देगी, तो फिजिक्स भी उसकी तरह धोखा देके चली जाएगी। किसकी तरह, समझ रहे, ठीक। चलो आगे चलते हैं। एक सिंपल कंसेप्चुअल सवाल है आपके पास, वही थ्योरी जो आपने अभी पढ़ी थी उसी का यूज करते हुए आपको करना है। सवाल में क्या बोला गया भाई साहब, इस डायरेक्शन का पोटेंशियल दिखा रखा है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा और कोई डायरेक्शन का पोटेंशियल नहीं है, सबका पोटेंशियल बाकी सब सेम है, सिर्फ इस डायरेक्शन में पोटेंशियल है। बाकी जो बातें हैं वो बात की बात है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। आप माने सिर्फ पोटेंशियल का चेंज इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग है और बाकी कहीं कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं है। ए पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट, बी का 10 वोल्ट, सी का 20 वोल्ट। आपको सवाल में बोला गया इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी देन इट विल स्टार्ट मूविंग। अगर आप इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट पे रखें तो कहां जाएगा, ए की तरफ जाएगा, सी की तरफ जाएगा, रेस्ट पे रहेगा, या फिर आपको पता नहीं है। आप कोई भी ऑप्शन बता सकते हैं, आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, पर अच्छा और कंसेप्चुअल सवाल है। अभी किया जाए सवाल को, तो आप क्या बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे सर जी हम फंस गए। जब भी आप फिजिक्स में फंस जाए तो आप बेसिक पे जाइए। अच्छा बेसिक पे जाएं, बेसिक पे क्या, अगर किसी चीज को इलेक्ट्रॉन को मूव करना तो फोर्स लगना पड़ेगा, तो भाई साहब फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशन तो यहाँ पे आएगा नहीं भाई साहब, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा। अच्छा जी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा सर जी डायरेक्शन बता दो, अरे डायरेक्शन का तो सवाल है, डायरेक्शन समझ में आए तो काम ही हो जाएगा। अब सर जी डायरेक्शन कैसे चेक करें, अब आप ये देखिए पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिंक कर सकते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इतनी बात चमकती है आपको। तो आप ये बताइए कि कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा भाई,
ये वाली डायरेक्शन आएगी सर इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि साफ साफ अंधे को भी दिखाई दे रहा है भाई साहब क्या कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, और ये डायरेक्शन हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब काम बन गया सर जी, अब इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे रखेंगे तो इस पे इधर फोर्स लग जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सही। ये कितना होगा सही है, ये गलत है नालायक। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स सकता है। अरे ये गलती करी क्या तूने? अरे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेगा तो मेरा क्या होगा बे? तुझे पता है इलेक्ट्रॉन को रखा है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। पुरानी बातें याद कर। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो यहां पे गलती हो सकती है। जब भी नेगेटिव चार्ज आए, इलेक्ट्रिक फील्ड आए, कान खड़े कर ले, गलतियों में फुल चांस है आपकी बात। तो बड़े सर जी इस तरफ फोर्स रहेगा, कितना लगेगा ई इंटू में ई, और यहाँ पे खतरा करके फिर से मेंशन कर ले। अगर तुम गलती करे खुद को थप्पड़ भी मार, फिर तू मेंशन कर क्या कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इज इट क्लियर? चमक रही है ये बात? तो सवाल सिंपल था, पर मेरे हिसाब से एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओ तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। दूसरी बात आपको ये चमकना चाहिए था कि अगर आप एक नेगेटिव चार्ज को अगर आप रखते हैं तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है। ये दो बातें गलती वाली थी। अगर आपने कुछ भी गलती किया होगा तो आप उसे सीख लीजिए, फ्यूचर में आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है? आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड शेप्स हैं उनकी वजह से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। जैसे आपको याद होगा हमने गॉस लॉ की हेल्प से कुछ स्टैंडर्ड शेप्स के लिए EFI निकाले थे। याद है आपको? पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था, स्फेरिकल शेल की वजह से निकाला था, सॉलिड स्फीयर की वजह से निकाला। सब रिजल्ट याद है ना? थोड़ा रिवाइज कर रहे क्या? स्फेरिकल शेल के अंदर EFI कितना, बोल कितना? याद होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ना पीटा जाएगा। स्फेरिकल शेल के अंदर कितना? 0। बाहर कितना EFI? KQ/R²। बहुत बढ़िया। सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना? बोल बोल बोल, कितना सॉलिड स्फीयर के अंदर? बोल बोल बोल, कितना आएगा अंदर? अंदर आएगा ρr/3ε0। बहुत बढ़िया। बाहर कितना? KQ/R²। याद है तुझे ये बात? ठीक। अगर हम बात करेंगे एक इनफाइनाइट प्लेन जिसपे सिग्मा चार्ज है एक साइड, दोनों साइड नहीं, एक साइड सिग्मा चार्ज है, उसकी वजह से EFI कितना? और खूबसूरत सा रिजल्ट आया था। उसमें क्या खूबसूरती थी वही बता। बोल कितना रिजल्ट आया था? रिजल्ट था σ/2ε0। इसमें खूबसूरती क्या थी? ये दूरी पे डिपेंड करता नहीं है। और ये तीनों रिजल्ट आपके पास काम के थे। अभी हम क्या करें, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल करें कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए। सबसे पहले करते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम पोटेंशियल निकालते हैं। वैसे ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम पहले कर चुके हैं ना वैसे, पर हम एक सबको कर रहे थे, इसको इसी स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने EFI भी हम पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल चुके थे, पर अब शुरू कर रहे थे हमने गॉस लॉ की हेल्प से भी निकाला था। अब की बार जो हम EFI निकालेंगे, जो अब की बार जो हम पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल या फिर V लिख लेते हैं ना, V पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इज इट क्लियर? आप यहाँ पोटेंशियल लिख लीजिएगा पूरा, ठीक। अब यहाँ पे मैंने Q चार्ज रखा, फाइन। अब मैंने बोला कि यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट है A और यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट है B, ठीक। आपको क्या बोला गया, इसका सेपरेशन कुछ यहां से कितना मान लेते हैं RA, और इसका सेपरेशन क्या मान लेते हैं RB। इसमें कोई दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ लिखा हुआ, क्या दिक्कत होगी इसमें? अब आगे बढ़ो, आजा फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हमने लिखा कि डेल्टा भी जो आता है वो कितना आता है? -E वेक्टर डॉट dl। इज इट क्लियर? और कहां से कहां तक निकालना है? A से B। तो इंटीग्रेशन में लिमिट लगा दी A से B। अब समझ में आ रही है बात? अब हम थोड़ा करके देखते हैं। EFI बता, EFI किसी भी गिवन पोजीशन R पे EFI कितना? EFI होता है KQ/R²। कभी वो भी दिन थे जब ये EFI निकालना ही अपने आप में सवाल हुआ करता था। अब वो दिन आ गए जब EFI का यूज करके हम कोई नई चीज निकाल रहे हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो EFI ये आ गया तेरे पास, तो मैंने लिखा -E के जगह आया KQ/R²। DL किसको बताता है? DL का डिस्प्लेसमेंट को। और दोस्तों एक बात बता, ये जो EFI है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है?
ये EFI है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? सर जी वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्या मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म का? जब कोई चीज पोजीशन के साथ में बदल रही हो तो वो चीज नॉन यूनिफॉर्म होती है, और यहाँ पे EFI की वजह बदल रही है। तो हम एक साथ सीधा E इंटू में DL नहीं कर सकते, हमें एलिमेंट लेके करना पड़ेगा। तो मैंने बोला इतना EFI कब है, तो जैसे मान ले यहाँ पे है ना इतना EFI, मान ले किसी R दूरी पे, यहाँ पे Q चार्ज मान लेना, यहाँ पे ऐसे Q चार्ज मान ले, इससे R दूरी पे EFI इतना है, कितना KQ/R²। अगर तो इसे थोड़ा सा दूर चलेगा, थोड़ा दूर चले, कितना dr दूर चले, तो dr दूर चलने में थोड़ी बदल जाएगा, EFI उतना ही रहेगा। तो हमने बोला इस EFI से मैं सिर्फ थोड़ा सा दूर चल सकता हूं, तो मैं थोड़ा चला इस EFI से E.dr। क्लियर? अब आप इसकी लिमिट्स लगा दीजिए, कहां से कहां तक, A से B। तो ये क्या आएगा मेरे पास, दिस विल बी VB माइनस VA, VB माइनस VA। अब इसका इंटीग्रेशन कर, इंटीग्रेशन से डरना नहीं है, ये बेसिक इंटीग्रेशन से बिल्कुल नहीं डरना है, इसको तोड़ना है फोड़ना है। चल तो क्या लिखेगा तू, इसका लिखा सर जी इसकी पावर है -2, अगर इसकी पावर -2 तेरे पास और उसका इंटीग्रेशन करेगा क्या बनेगा, ये बनेगा KQ/R। अरे सही किया क्या इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? -2 था, इंटीग्रेशन करा, dr किया तो -1 बन गया, -1 मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसा बन गया। लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी, लिमिट जाएगी सर जी RA से लेके RB तक। तो हम यहां पे गए RA से लेके RB, तो यहां पे आया VB माइनस VA इज इक्वल टू KQ/RB/RA। अपनी बात बन गई। अब थोड़ा और समझते हैं, हम क्या करते हैं, आरबी को बड़ा, हमें किसी एक पॉइंट पे एब्सोल्यूट चाहिए ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ट आ गया क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए। और भाई साहब अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए आपको तो एक पॉइंट पे रेफरेंस मानना पड़ेगा। बोल कहां रेफरेंस मानेगा, कहां मानेंगे, इन्फिनिटी पे। हम क्या बोलेंगे सर जी, जो रेफरेंस है वो कितना है, इन्फिनिटी। हमने मान लिया एट इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना है आपके पास, 0, ये आपने मान लिया। अगर आपने ऐसी कंडीशन मानी, आपने बोला सर जी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल आपने 0 मान लिया, तो हमें क्या चाहिए, किसी एक पॉइंट पे एब्सोल्यूट चाहिए। तो हमने क्या करा, इस आरबी को बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया, बड़े करते करते इन्फिनिटी ले गए। इसका मतलब आरबी किसको टेंड कर गया, इन्फिनिटी को, और उस टाइम पे जो वीबी बन रहा होगा वो 0। दो से चमकना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो ये देखते तेरे तोते उड़ जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, सिंपल चीज है बिल्कुल। तो अगर तो आरबी को यहाँ पे पुट करेगा इन्फिनिटी, तो किसी भी चीज को इन्फिनिटी डिवाइड करते हैं तो वो टर्म कितनी बन जाती है, 0, और यहाँ पे वीबी बन गया 0। 0 माइनस VA इज इक्वल टू 0 माइनस KQ/RA। क्लियर? तो यहां से तेरे पास कितना आया, VA आया KQ/RA। और किस स्टैंडर्ड टर्म पे चलना होगा, कोई भी स्टैंडर्ड पोजीशन है तो उसका नाम जनरल V कर देते हैं, तो V आ गया KQ/R। क्लियर? ये कुछ नया नहीं है यार, ये स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, जिस पॉइंट पे हमने पर दूसरे तरीके से पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया था किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट पे आप 1 कूलम चार्ज मानिए, फिर आप पोटेंशियल लिखिए, डिवाइड बाय 1 कूलम करिए। वो एक तरीका था। हमने घुमा फिरा के ये एक्सप्रेशन लेके इससे निकाला, तब भी वही आना, फिर घूम फिर के बात तो एक ही आ रही है। तो ये बस हमने इस वजह से इसलिए किया बिकॉज आगे कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं जिसमें आपको इस तरीके की हेल्प लेनी है, तो हमने किया। तो ये कुछ नया नहीं है। मैं आपसे शुरुआत में पूछता भाई ये सब कचरा छोड़, यहाँ पे क्यू चार्ज, आर दूरी में पोटेंशियल कितना, तो बैठा बैठा आराम चला था सर जी पोटेंशियल KQ/R, वही आया। इज इट क्लियर? छाप दिया जाए इसको, छाप ले इसको, फिर अपने इसको मिटाते हैं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं और नई नई शेप्स के लिए निकाल। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था क्या, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आपको पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप इसको भी बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से देखनी है बच्चों। ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें हम क्या सिर्फ कंसेप्ट है, हम सिर्फ बात करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे हम रिजल्ट निकाल देंगे इसका। तो बातें सही ढंग से सुननी है और आपको सही ढंग से ये समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप मुझे इसके लिए जो चीज रिक्वायर्ड है, इस वाली चीज के लिए जो हमें बैकग्राउंड में रिक्वायर्ड है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैं ये बोलता हूं अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसकी वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना, दैट इज KQ/R। एक तो हमें ये बैकएंड में रिक्वायर्ड रहेगा। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए, एक स्फेरिकल शेल समझ में आता है, शेल मतलब अंदर से खोखला।
अगर मैं बोलूं इस शेल पे चार्ज क्यू गिवन हो, अगर मान लीजिए शेल पे कितना चार्ज है क्यू और वो यूडी है, यूडी मतलब क्या हो गया बच्चों, यूडी का क्या मतलब हुआ, यूडी मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ऐसा आपके पास में है तो आप ये बताइए कि इसके बाहर कितना ईएफआई आएगा और अंदर कितना ईएफआई आएगा, ये हमें बैकएंड में रिक्वायर्ड है। मैं क्या पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए आप एक स्फेरिकल शेल जिसके रेडियस कुछ कैपिटल आर मान लेते हैं, आपसे पूछा जाए बताइए इसके बाहर कितना ईएफआई और अंदर कितना ईएफआई, तो ये बता सकते हैं क्या आप? हाँ, बाहर कितना होगा आपके पास, बाहर होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्मॉलर मतलब उस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी कहां से, सेंटर से। अगर आप अंदर बात करें तो अंदर ईएफआई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0। इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब आप सुनिए, सोचिए देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से स्लोली उठा के उस पॉइंट तक लेके आए तो होने वाला जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। मैं वापस बोल रहा हूं बच्चों, कई बार मैं ये बात कर चुके हैं तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी, फिर भी अपने वापस बात कर रहे हैं। क्या पोटेंशियल क्या होता है, अगर आप इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को उठा के उस पॉइंट पे लेके आए स्लोली तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, पोटेंशियल कहलाता है। बहुत बढ़िया। अब आप सोच के देखिए, आपने बोला सर जी ये एक स्फेरिकल शेल है, इस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं नहीं ये शेल नहीं है, इसको भगाओ, सिर्फ आप यहां पे सेंटर पे एक पॉइंट क्यू चार्ज मानो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल शेल को भगाओ, यहां पे सेंटर पे एक पॉइंट क्यू चार्ज मानो, तो आप क्या बोलेंगे सर जी बाहर जो ईएफआई था वो पॉइंट चार्ज की वजह से जितना आएगा उतना स्फेरिकल शेल की वजह से आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मान ले अगर मैं तुझसे यहां पे पूछूं भाई कितना ईएफआई दिखाई दे रहा है, तो तू क्या बोला, के क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर मैं बोलता यहां पे सेंटर पे पॉइंट चार्ज है और उसकी वैल्यू भी कुछ क्यू है, तब भी यहां पे कितना ईएफआई दिखाई देता, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो तुझे क्या दिखाई देगा कि सर जी यहां पे चाहे एक पॉइंट चार्ज हो, चाहे यहां पे एक स्फेरिकल शेल हो, चाहे यहां पे एक सॉलिड स्फीयर हो, बाहर तीनों की वजह से ईएफआई क्या आता है, सेम आ रहा होगा। इसका मतलब क्या, अगर यहां पे दो पॉइंट क्यू चार्ज होता, मान लीजिए शेल की बातें नहीं चल रही, सवाल पॉइंट क्यू चार्ज होता, अगर यहां पे सिर्फ पॉइंट क्यू चार्ज होता, शेल नहीं है, तब अगर आपको उठाने में, तब आपको इन्फिनिटी से उठाने में जितना वर्क करना पड़ता उतना ही शेल में करना पड़ेगा। कैसे सर? अरे भाई दोनों का ईएफआई तो सेम है ना भाई, इसकी वजह से यहां पे कितना फोर्स लग रहा होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, किसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। इस शेल की वजह से भी कितना लग रहा होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दोनों की वजह से बाहर ईएफआई सेम। तो अगर आप इस क्यू चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं, कोई भी यूनिट चार्ज को, तो इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो सेम है, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा भी तो उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना। इसमें एफ एक्सटर्नल और इसमें एफ एक्सटर्नल हर एक पॉइंट पे सेम होगा। मतलब किसी एक गिवन पॉइंट पे यहां पे क्यू चार्ज की वजह से ईएफआई देखेंगे, शेल की वजह से ईएफआई देखेंगे, दोनों सेम आएगा। तो भाई साहब एक्सटर्नल फोर्स को जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी तो बराबर ही आएगा हर एक पॉइंट पे, किसकी वजह से, इसकी और इसकी वजह से। मतलब सर जी अगर आप इंफिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पे आप उठा के लेके आते हैं कोई यूनिट चार्ज को, तो जितना वर्क इसकी वजह से करना पड़ रहा है उतना ही वर्क इस शेल की वजह से करना पड़ेगा। तो बात बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बात करें पोटेंशियल की, कब, जब आप सेंटर से बाहर, जब आप इसकी रेडियस से दूर हैं, रेडियस से दूर है मतलब इस शेल से बाहर है। अगर आप किसी पॉइंट पोटेंशियल निकाले, कौन से पॉइंट पे, जो पॉइंट इस शेल के बाहर लाई कर रहा है, तो वहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो उतना ही पोटेंशियल आएगा जितना किसकी वजह से आया था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आया था। मेरी बात चमक रही है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको चमकना चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है, किसी गिवन पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट तक लाने में स्लोली लेके आना है, उसमें जो वर्क करते हैं वो वर्क क्या होता है आपके पास से, पोटेंशियल होता है। आपको दिखाई दे रहा है सर एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से, एक स्फेरिकल शेल की वजह से, दोनों की वजह से बाहर ईएफआई सेम है। तो जब आप उसे उठा के लेके आ रहे हैं तो फोर्स तो बराबर ही लगाना पड़ रहा है ना, उसमें जितना लगाना पड़ रहा था पॉइंट चार्ज में उतना स्फेरिकल शेल में लगाना पड़ रहा है। अगर आपका सेम फोर्स लगाना पड़ रहा है तो वर्क डन भी सेम आएगा। मतलब अगर आप स्फेरिकल शेल के बाहर बात करेंगे, अगर आप स्फेरिकल शेल के बाहर बात करेंगे तो वहां पे जो पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से आया था वही पोटेंशियल दोस्त किसकी वजह से आएगा, स्फेरिकल शेल की वजह से आएगा। ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या निकालने चल रहे थे, पोटेंशियल निकाल रहे थे। मैंने पहला केस किया V व्हेन R इज ग्रेटर देन R, पहला केस तो आपके पास ये V मतलब पोटेंशियल व्हेन R के डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ग्रेटर देन R है। क्लियर? तो आप यहां पे क्या लिखेंगे कि EFI किसके जैसा है, EFI आउटसाइड शेल इज सेम एज EFI
ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब जितना एक पॉइंट चार्ज की वजह से EFI है उतना ही शेल की वजह से EFI है, तो वर्क डन सेम करना पड़ेगा, और वर्क डन सेम करना पड़ेगा तो पोटेंशियल भी सेम आएगा, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आता है आपके पास, दैट इज KQ/R। बहुत खूबसूरत रिजल्ट है ये। मेरी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है सोच रहे, ये अपने आप में बहुत शानदार है। तो हमें समझ में आ गया शेल के बाहर जो पोटेंशियल आता है दैट इज KQ/R। अब आप सोच के देखिए, अगर आप ऐसे यहां पे जैसे आप आए, अब इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे चल 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 क्यू चार्ज चल 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 यहां तक ले, इसके सरफेस तक ले। अगर आप इसके सरफेस तक ले आए तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? सरफेस तक लाने में, सिर्फ सरफेस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो मैंने बोला अगर आपको वर्क चाहिए तो आप क्या कीजिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख लीजिए। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा तो यहां पे आपने मान लिया भी क्यू चार्ज था सेंटर पे, तो पोटेंशियल कितना है KQ/R। मतलब जहां जितने रीजन में EFI सेम है, किस किस का, पॉइंट चार्ज का और शेल का, उतने रीजन में तो पोटेंशियल दोनों की वजह से सेम आएगा। पर सुन, जैसे ही तू इसके अंदर एंटर होगा, सही ढंग से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही तू इस शेल के अंदर एंटर होगा तो अंदर EFI कितना? 0। और अगर शेल के अंदर EFI 0, मान ले मैं तुझे एक ऐसे स्पेस में ले जाऊं जहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वहां पे फोर्स 0, जैसे मान ले इस रीजन में अगर तू लेके जा रहा होगा तो यहां पे कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ लग रहा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा तो स्लोली मूव करवाने में तुझे भी कोई वर्क फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे बाहर तुझे फोर्स इसलिए लगाना पड़ा बिकॉज KQ/R² इस तरफ था, KQ/R², इतना फोर्स लग रहा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स भी इतना लगाना पड़ेगा ताकि स्लोली मूव करवा सके। भाई इस शेल के बाहर, एक शेल के बाहर तो यूनिट चार्ज को लिया, इस यूनिट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा होगा तेरे पास, तो क्या लिखेगा, दैट इज KQ1 कूलम डिवाइडेड बाय R²। तो तुझे स्लोली लेके आने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इसके बराबर। अब सोच, अगर तू इस शेल के अंदर चला गया, कहां चला गया दोस्त, इस शेल के अंदर चला गया, तो तुझे क्या लगेगा, शेल के अंदर तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो 0 होता है, ये तो हमें पता है ना भाई, शेल के अंदर EFI कितना होता है, 0। तो शेल के अंदर जो आपके पास फोर्स आएगा चार्ज के ऊपर वो कितना आएगा, 0। और अगर वो फोर्स 0 आएगा तो एक्सटर्नल फोर्स को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल बॉडी को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो उसे स्लोली मूव करवाए। तो भाई साहब फोर्स 0 है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तेरे पास कितना है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना है, 0। क्लियर? तो एक्सटर्नल भी तो 0 ही लगाएगा, अगर एक्सटर्नल कुछ लगा देगा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा तो फिर वो स्लोली मूव नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने यहां पे अपने आप अपनी भाषा में ये बात लिखिएगा कि यहां तक जब आप इंफिनिटी से कैपिटल R तक लेके आ रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है स्लोली चलाने के लिए, और कितना लगाना पड़ रहा है, वो इतना लगाना पड़ रहा है ताकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम बैलेंस कर सके, और वो कितना था, KQ/R²। यहां तक भी लगाना पड़ रहा है। जैसे ही आप अंदर एंटर हुए दोस्त, जैसे ही आप अंदर एंटर हुए, अंदर EFI की वैल्यू कितनी है, 0। और अगर अंदर EFI की वैल्यू 0 है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 0 फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि आप स्लोली मूव करवा सकें। सोच के देखिए, अगर आपने कुछ फोर्स लगा दिया होता तो उसका एक्सीलरेशन आ जाएगा, और एक्सीलरेशन आ जाएगा फिर वो स्लोली मूव कर सकता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब मैं एक और स्टेटमेंट में से कन्वर्ट कर रहा हूं, इंफिनिटी से यहां तक लेके आने में वर्क करना पड़ेगा, इससे आगे वर्क ही नहीं होगा। क्यों वर्क नहीं होगा इसका? इसका फोर्स नहीं लगा रहा ना भाई, तू एक्सटर्नल बॉडी कोई फोर्स ही नहीं लगा रही, और एक्सटर्नल बॉडी अगर कोई फोर्स नहीं लगा रही तो कोई वर्क आपके पास आएगा नहीं। इसका मतलब वर्क सिर्फ कैपिटल R तक लेके आने में करना है, उससे अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आप क्या बोलेंगे कि सेकंड केस की बात कर रहे हैं, V when R is less than R। अब आप किसके अंदर, शेल के अंदर हैं, ये कब था, अब शेल के बाहर थे। तो शेल के अंदर है तो आप क्या बोलेंगे, हमने अपनी भाषा में लिखा कि टिल R is equal to capital R we have to do work, after that after entering inside shell F external will be 0। क्यों F external will be 0? बिकॉज आपको स्लोली मूव करवाना है, और स्लोली मूव करवाने के लिए हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, F इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बराबर होना चाहिए, F एक्सटर्नल के बराबर। ये किसकी कंडीशन होगी तेरे पास, दिस इज कंडीशन फॉर स्लो मोशन।
मतलब बहुत स्लोली स्लोली चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए। और आपको समझ में आ रहा है अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स भी कितना होगा आपके पास, जीरो होगा। इसका मतलब सिर्फ कैपिटल आर तक वर्क करना है, आगे कोई वर्क नहीं करना। मतलब यहां तक आने में, कैपिटल आर तक आने में कितना वर्क करना पड़ा, कैपिटल आर तक यहां तक पहुंचने में जो वर्क करना पड़ा वो करना पड़ा के क्यू बाय आर, वो यहाँ का पोटेंशियल होगा। और यहाँ का पोटेंशियल कैसे देखेंगे, यहाँ पे तो EFI इस शेल की वजह से और पॉइंट चार्ज की वजह से सेम आएगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से देखा यहाँ पे तो के क्यू बाय आर, पर जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होंगे तो पोटेंशियल बदलेगा नहीं। अब पोटेंशियल नहीं बदलेगा मतलब इसके अंदर आप इस वाले पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू यही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब इनसाइड द शेल पोटेंशियल क्या रहता है आपके पास, सेम रहता है, और उसकी वैल्यू कितनी रहती है, के क्यू बाय आर। तो मैंने बोला इनसाइड द शेल पोटेंशियल इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज के क्यू बाय आर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ये अच्छा है। देख शेल के अंदर EFI जीरो आता है, शेल के अंदर EFI जीरो आता है, पर शेल के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो शेल के अंदर पोटेंशियल कितना आता है आपके पास, के क्यू बाय आर। शेल के बाहर कितना आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये ऐसा क्यों किया, सॉरी शेल के बाहर जो EFI था वो के क्यू बाय आर स्क्वायर, शेल के अंदर जो पोटेंशियल है दैट इज के क्यू बाय कैपिटल आर, और शेल के अंदर जो बाहर जो पोटेंशियल है दैट इज के क्यू बाय स्मॉल आर। मतलब अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट। मतलब इस वाले पॉइंट का अगर आप बात करें, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C, D, E, सेंटर, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है सेम। कब, जब आप शेल के अंदर हैं, अगर बाहर होंगे तो पोटेंशियल बदलता रहेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने से ग्राफ वगैरह बनाते हैं। तो पहले आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो अभी हमने शेल के बारे में पढ़ा था उस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं, और ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, शेल का रिजल्ट, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। दोनों ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आपने क्या जाना है वो हम वापस रिपीट कर लेते हैं। आपने ये जाना कि अगर आप शेल के बाहर है, अगर जो आपकी डिस्टेंस है सेंटर से वो कैपिटल आर से बड़ी है, तो पोटेंशियल कितना आता है, के क्यू बाय आर। और ये किसके जैसा था, सेम एज पॉइंट चार्ज। सही बात है ये। और अगर आप इस शेल के अंदर एंटर हो चुके हैं, अगर आप इस शेल के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, कितना रहता है, के क्यू बाय कैपिटल आर रहता है। सर अगर आप बात करें कैपिटल आर पे कौन सा रिजल्ट लगा, तो कोई भी लगा लेना, कैपिटल आर पे दोनों सेम ही है। अगर आप कैपिटल आर पे बात करेंगे तो आप कैपिटल आर कर दीजिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कैपिटल आर करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में आर की जगह कैपिटल आर आएगा, यहाँ पे भी लगाया जा सकता है, तो कैपिटल आर बन जाएगा आपके पास में। आपको इसका रीजन भी समझ में आना चाहिए। आप एक बार बढ़िया ढंग से इसका रीजन सोच लीजिए। हमने लास्ट वाली साइड में डिस्कस किया था, एक बार वापस आकर सोच लीजिए कैसे करना है। ऐसा ऐसा क्यों आया, बिकॉज जो बाहर EFI है वो पॉइंट चार्ज और एक शेल की वजह से सेम आ रहा है, तो पोटेंशियल भी सेम आना चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल क्या आपके पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज स्लोली। तो अगर एक पॉइंट चार्ज होगा तब भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा, और शेल होगा तब भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो सर अंदर वाले रीजन में क्यों नहीं सेम आया, अंदर वाले रीजन में दोस्त इस वजह से सेम नहीं आया, बिकॉज अंदर अगर आप यहाँ पे पॉइंट चार्ज होता तो अंदर EFI कुछ ना कुछ आता, पर ये शेल है, शेल के अंदर EFI कितना है, 0। तो यहां तक EFI का रिजल्ट सेम था, किस किस का, पॉइंट चार्ज का और शेल का, तो यहां तक पोटेंशियल सेम आएगा। तो यहां तक का पता लग गया सरफेस तक का कितना है, के क्यू बाय आर। जैसे ही आप अंदर एंटर हुए तो आपको दिखाई दिया भाई अंदर तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ रहा। क्यों अंदर कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, बिकॉज अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है। तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे स्लोली मूव करवाने के लिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए, तब भी तो स्लोली मूव करेगा। मैं आपको बोलूँ ये मार्कर है, इसको स्लोली मूव करवाना है, तो कब स्लोली मूव करेगा, जब नीचे वाला लगने वाला mg और आपका फोर्स बराबर होगा, तब धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे मूव करवा सकते हैं, बहुत धीरे धीरे, बस थोड़ी डिस्टेंस चलने में बहुत टाइम लग जाएगा उसको। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अंदर पोटेंशियल 0 था। इसको आप एक और एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं, इस अंदर वाले को। आपने ये पढ़ा था ना, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dl, इस पे हमने चर्चा की थी, ये बात सही है। तो अगर आप अंदर देखेंगे, अंदर EFI कितना है, 0, तो आप क्या बात करेंगे, 4
आर लेस देन आर की हम बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल, और ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, जीरो, तो जीरो डॉट डीएल की टर्म दोस्त कितनी है, तेरे पास जीरो आएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसके अंदर मूव कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट मान लो इस ए पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट पे आप मूव कर रहे हैं, कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं दोस्त, ए से लेके बी तक मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। इसका मतलब जो पोटेंशियल ए पे आएगा वही पोटेंशियल दोस्त किस पे आएगा, बी पे। डेल्टा वी जीरो ना, मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये बात अब अपनी भाषा में छाप लीजिएगा। शेल के बाहर जो पोटेंशियल आ रहा है वो एक के क्यू बाय आर आ रहा है, जैसा कि पॉइंट चार्ज की वजह से था, और अंदर पोटेंशियल सेम होता है। अगर मैं बोलूं अंदर ईएफआई भी सेम होता है, अंदर ईएफआई हर एक पॉइंट पे सेम होता है, सही बात, और कितना होता है, जीरो। अंदर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे जीरो होता है, नहीं, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता, हर एक पॉइंट पे अंदर ईएफआई जीरो होता है। पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। समझ गए इतनी बात? आइए अभी हम बात करते हैं ग्राफ की। अभी हम पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं। क्या तो ई वर्सेस आर का ग्राफ याद है? ई वर्सेस आर का ग्राफ क्या हुआ था सर जी? ई वर्सेस आर के ग्राफ में आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक इसकी वैल्यू जीरो थी, उसके बाद सडन वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर इसके अंदर घटना शुरू हो रहा था। ग्राफ याद कर, पुरानी यादें हमारी, ई वर्सेस आर का। अगर आप बात करेंगे वी वर्सेस आर का, तो आप क्या बोलेंगे, सर जी क्या इसके अंदर जब आप कम है, आर इज लेस देन आर पे हैं, तो क्या आपके पास में पोटेंशियल जीरो है क्या? आर लेस देन आर पे क्या पोटेंशियल जीरो है? नहीं, पोटेंशियल जीरो नहीं है। कितना है पोटेंशियल आपके पास में? दिस इज के क्यू बाय कैपिटल आर, तो यहां तक पोटेंशियल सेम, क्लियर। उसके बाद में ऐसे पोटेंशियल घट रहा है, और इन्फिनिटी कितना बन जाएगा, जीरो। ईएफआई का जो ग्राफ था दोस्त वो यहां से लेके यहां तक जीरो था, पोटेंशियल जीरो नहीं होता, पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है, और ईएफआई कितना होता है तेरे पास, जीरो होता है। और उसके बाद में अगर तू आगे देखेगा तो यहाँ पे ईएफआई में ये फंक्शन था के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की रिलेशन से कम हो रहा था ये, और यहाँ पे ये स्मॉल आर की रिलेशन से कम हो रहा है, क्लियर? तो आपके पास में ग्राफ आ गया किसका, वी वर्सेस आर का। तो ये पूरा टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट था, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अब वो पता होना चाहिए अंदर कितना आता है, बाहर कितना आता है, ईएफआई कैसा आता है, ग्राफ कैसा आता है, और ये फील्ड भी समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। हम अभी बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। बच्चों अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़े हैं। अभी हम बात करें पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सबसे पहले किया था पॉइंट चार्ज की वजह से, कितना आया था, के क्यू बाय आर। फिर हमने किया स्फेरिकल शेल की वजह से, बाहर आया था के क्यू बाय आर, के क्यू बाय स्मॉल आर, और अंदर कितना आया था, के क्यू बाय कैपिटल आर, अंदर कांस्टेंट था। अभी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तीनों चीजें अपने आप में आइसोलेट है। अगर मैं आपको ये बोलूं सॉलिड स्फीयर है, और मैं इसे बोलूं कि मैंने कुछ चार्ज से क्यू गिवन है, मैंने इसे कुछ क्यू चार्ज दिया, किसको दिया है, सॉलिड स्फीयर को, तो ये क्यू चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? आप बता सकते हैं ये बात कि सिर्फ सरफेस पे होगा या पूरे वॉल्यूम में होगा? कहां पे होगा बच्चों, ये होगा पूरे वॉल्यूम में। तो यहाँ पे जो क्यू चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे रो लिखा जाएगा। जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पर हम वैसे भी ज्ञान के लिए लिख लेते हैं। तो क्यू चार्ज को वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। इतना सही है, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पोटेंशियल के लिए हमें ईएफआई की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ईएफआई और पोटेंशियल आपस में डायरेक्टली लिंक है। तो हम पहले ईएफआई पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर एक सॉलिड स्फीयर के ऊपर आपने क्यू चार्ज दिया है, एक सॉलिड स्फीयर को आपने क्यू चार्ज गिवन है, तो यहां पे बाहर वाले पॉइंट पे ईएफआई कितना आएगा? ये याद है आपको? बोलिए कितना आएगा ये रिजल्ट, जोर से बोलिए कितना आएगा ये रिजल्ट, कितना आएगा भाई ये रिजल्ट? ये रिजल्ट आएगा के क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। सही बात। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो सॉलिड स्फीयर के अंदर ईएफआई जीरो। सही बात है, गलत बात? गलत बात। अंदर जीरो ईएफआई सॉलिड स्फीयर के नहीं आता, किसके आता है, शेल के आता है। सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना आता है ईएफआई? बोल बोल बोल, कितना रिजल्ट आता है तेरे पास, जोर से बोल, कितना आता है? ρ/3 एप्सिलॉन नॉट आर। कितना आता है दोस्त? ρ/3 एप्सिलॉन नॉट आर। मेरी बात समझ में आ गई? ये ईएफआई आपको सही ढंग से पता होना चाहिए। हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, हमने इसका ग्राफ भी बनाया था। अभी हम बात करते हैं पोटेंशियल की। सर जब ईएफआई की चर्चा नहीं हो रही है, पोटेंशियल की हो रही है, तो थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं। तो मैंने बोला पोटेंशियल एट आर इज ग्रेटर देन आर। इसका क्या मतलब है? आर इज ग्रेटर देन आर, इसको स्मार्ट लैंग्वेज में लिखा गया, पर ये है क्या? इसका मतलब है सॉलिड स्फीयर के बाहर कितना पोटेंशियल है, ये बताओ। इसका मतलब क्या होगा? सॉलिड स्फीयर के बाहर कितना पोटेंशियल है, आप ये बताओ। तो मैंने बोला यार सॉलिड स्फीयर के बाहर पोटेंशियल कैसे निकाला जाए? तो मैंने बोला सॉलिड स्फीयर के बाहर जो ईएफआई है वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा आता है। भाई यहाँ पे ईएफआई कितना आता है? यहाँ पे अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे बाहर किसी पॉइंट पे चलिए, तो यहाँ पे ईएफआई कितना है? के क्यू बाय आर स्क्वायर।
तो अगर यहां पे सेंटर पे क्यू चार्ज पड़ा होता तो उसकी वजह से भी उतना ही आता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे वैसा ही आ रहा है, कब, जब आप इस सॉलिड स्फीयर के बाहर है ना सर, जब हम सॉलिड स्फीयर के बाहर हैं तब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक पॉइंट चार्ज और एक सॉलिड स्फीयर की वजह से सेम आ रहा है। तो अगर आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को स्लोली मूव करके यहां पे लेके आएंगे, धीरे 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 यहां पे ले आए, तो भाई साहब पॉइंट चार्ज की वजह से जितना वर्क करना पड़ा होगा उतना ही किसकी वजह से करना पड़ा होगा, सॉलिड स्फीयर की वजह से। और अगर उतना ही सॉलिड स्फीयर की वजह से करना पड़ा होगा, इसका मतलब अगर आप सॉलिड स्फीयर के बाहर हैं तो वहां पे पोटेंशियल किसके बराबर होगा, एक पॉइंट चार्ज के बराबर, अगर आप सेम अमाउंट का चार्ज कहां पे रख देते, सेंटर पे। मतलब इस सॉलिड स्फीयर की वजह से बाहर जो पोटेंशियल आ रहा होगा वो किसके बराबर आएगा, अगर यही सेम चार्ज पॉइंट चार्ज होता और कहां पे रखा होता, इसके सेंटर पे। ऐसा क्यों, रीजन समझ में आ रहा है आपको? ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जब पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा आपके पास, दैट इज के क्यू बाय आर। तो हमने यहां पे क्या समझा, मैंने बोला पॉइंट चार्ज, अच्छा, और सॉलिड स्फीयर, पॉइंट चार्ज, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, ड्यू टू अबव, इन तीनों की वजह से पोटेंशियल आउटसाइड, पोटेंशियल एट आर इज ग्रेटर देन आर इज सेम because EFI due to them is same। अगर EFI ड्यू सबकी वजह से बाहर EFI सेम है तो अगर आप इनफिट से उठा के लेके आएंगे आपको वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। इतनी बात चमक रही है। तो ये तीनों में रिजल्ट सेम आता है, किस किस में, शेल में जितना आता है उतना ही सॉलिड स्फीयर में आता है, उतना ही पॉइंट चार्ज में आता है। अब सेकंड वाले रिजल्ट में चलते हैं हम। सेकंड वाले रिजल्ट है V at R is less than R। अब आप कहां पे आगे, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इंग्लिश भाषा लिखी या फिर कुछ थोड़ी मॉडर्न भाषा लिखी, इसका मतलब क्या है, कहां पे अब की बार आप इस सॉलिड स्फीयर के अंदर हैं। अब क्या, कहां है आप, सॉलिड स्फीयर के अंदर। सर जी तो इसके बाहर जितना आएगा उतना ही अंदर आएगा, सही बात है, गलत बात। अभी यहां बाहर आया था के क्यू बाई कैपिटल आर, जैसा शेल में हुआ था, सरफेस पे कितना था के क्यू बाई कैपिटल आर, तो इसके अंदर भी के क्यू बाई कैपिटल आर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पहले सिर्फ इतना सोच कि सर जी इसके यहां पे और इस वाले पॉइंट पे, मतलब जो सरफेस पे जो पोटेंशियल था वही जो पोटेंशियल अंदर होना चाहिए। ये बात सही है या गलत है? ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्त जब तू शेल के अंदर आया था तो शेल के जितना सरफेस पे था उतना ही हर एक पॉइंट पे था। उसका रीजन क्या था, बिकॉज जब तू इसके अंदर जा रहा था तो अंदर EFI 0 था, और अगर अंदर EFI 0 था तो डेल्टा V भी 0 आना चाहिए, बिकॉज डेल्टा V किसके बराबर आता है, E डॉट dl के। मेरी बात समझ में आ रही है? किसके लिए आ रहा है ये, शेल के लिए। ये बात सही है। पर अगर तू बात करेगा सॉलिड स्फीयर के लिए, तो सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर EFI 0 है क्या? सॉलिड स्फीयर के अंदर EFI 0 होता है क्या? नहीं होता। और अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर ये वाली टर्म 0 नहीं होगी, E वाली टर्म 0 नहीं होगी, तो ये भी टर्म क्या होगी आपके पास, नॉन जीरो। किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए। पहले हमें शेल के लिए देख रहे हैं, 0 क्यों आया, बिकॉज शेल के लिए ये वाली टर्म 0 थी, पर सॉलिड स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पे EFI कुछ कुछ आता है भाई। अभी रट्टा मारा थोड़े दिन पहले, या फिर हमने सीखा था, कितना था वो, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे इसके अंदर तो EFI 0 नहीं है, और अगर इसके अंदर EFI 0 नहीं है तो इसके अंदर पोटेंशियल भी 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, मैंने बोला in this potential at surface will not be equal, in this potential at surface will not be equal to potential inside solid sphere, because डेल्टा V जो होता है, डेल्टा V वो आता है माइनस E डॉट dl। यहां पे ये नॉन जीरो होगा बिकॉज E की वैल्यू क्या है आपके पास, नॉन जीरो है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब यहां का जो पोटेंशियल होगा और अंदर का जो पोटेंशियल आएगा वो सेम नहीं आएगा। शेल के अंदर ऐसा था कि जो पोटेंशियल सरफेस का था वही पोटेंशियल इसके अंदर हर एक पॉइंट का था, पर ऐसा सॉलिड स्फीयर में नहीं होगा। तो सर हम सॉलिड स्फीयर में क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर में हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको करते हैं, और हम इसे प्रोसीड करके फिर हम आगे इसे सोल्व करते हैं। इसका रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? आप इसको छापिए, फिर अपने इसको मिटा के और फिर अपने यहीं पे या फिर कहीं और पे इसका रिजल्ट आगे सोल्व करेंगे। हम इसको मिटाएंगे, आप पहले इसको छाप लीजिए।
अभी हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हम सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना पोटेंशियल आता है वो हम निकालें। स्फेरिकल शेल के अंदर हम निकाल चुके हैं अच्छे से। अब आइए अब इसको प्रोसीड करते हैं। अभी हमने ये सीखा था कि सर जो इसके सरफेस पे आता है वही अंदर नहीं आएगा। ऐसा शेल में होता था कि जो सरफेस पे था दैट इज k⁴r वही अंदर के हर एक पॉइंट पे होता था, पर सॉलिड स्फीयर में ऐसा नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे डेल्टा वी माइनस ई डॉट डी एल, किसके लिए बात कर रहे हैं आप? अंदर वाले पॉइंट के लिए बात कर लो। आप इस वाले पॉइंट का नाम ए, इस वाले पॉइंट का नाम बी। तो आप ए से बी अगर आप बात करेंगे तो ए से बी वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो EFI 0 नहीं है। EFI कितना है? ρ/3 एप्सिलॉन r। तो अगर आप ऐसा देख रहे थे तो आपने ई डॉट डी एल अगर आप करेंगे तो नॉन जीरो आएगा, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। डेल्टा भी जीरो आने का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पर यहाँ पे ये टर्म क्या आ रही है? नॉन जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या? ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब सॉरी हाँ, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ डिफरेंस है आपके पास, तो VA और VB सेम नहीं आएंगे। अब हमारा टारगेट ये था कि सर हम पोटेंशियल निकालने चले। मैंने बोला ठीक है। हमने क्या किया? हमने एक इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की हम पोटेंशियल निकालने की बात करते हैं। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए तो अंदर है, बी कहां पे? आपके पास सरफेस पे। बिकॉज हम इस वाले पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं ना, तो इस वाले पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो आप डेल्टा वी में जो टर्म्स लेंगे उसमें से एक का पोटेंशियल नोन होना चाहिए, तभी दूसरे का एब्सोल्यूट मिलेगा। नहीं तो आपको डेल्टा वी मिल जाता। हमें क्या चाहिए? एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए ए पॉइंट का। इस वजह से हमने एक तो ये अननोन पॉइंट उठाया जिसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, एक बी पॉइंट उठाया और इसका पोटेंशियल हमें पता है वो कितना होता है k⁴r। अगर आप दोनों ही अननोन पॉइंट पकड़ देते जिनका पोटेंशियल नहीं पता होता तो आप सिर्फ डेल्टा वी निकाल पाते, वी नहीं निकाल पाते। हमें क्या चाहिए? ए पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए। इस वजह से हमने बी को चूज किया। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैंने लिखा डेल्टा वी। कौन से पॉइंट की बात हो रही है? हम ए से बी जा रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं दोस्त? ए से बी जा रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। ई का एक्सप्रेशन बताइए। ई की वैल्यू कितनी? ई की वैल्यू ρ/3 एप्सिलॉन नॉट। ये है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r। ये है यहाँ पे इसके अंदर EFI। यहां पे क्या करेंगे आप? dr कर दीजिए, यहां पे माइनस लगा दीजिए। लिमिट कहां से कहां तक? इसकी दूरी कुछ यहां से कितनी मान लीजिए? स्मॉल r मान लीजिए, और ये b का तो कैपिटल R है, और ये कितना बन जाएगा तेरे पास? VB माइनस VA। इज इट क्लियर? ठीक। तो मैंने VB की वैल्यू तो मुझे पता है। VB की वैल्यू कितनी है आपके पास? VB की जो वैल्यू है दैट इज VB इज k⁴R। ये पता है ना आपको। हम क्या करते हैं? इसको रो की टर्म में पुट कर लेते हैं, बिकॉज यहां पे भी रो की टर्म है। तो आप Q को क्या लिख सकते हैं? पहले k को लिखा 4π एप्सिलॉन नॉट। Q को क्या लिखेंगे? रो 4/3 πr³ डिवाइड बाय r। तो 4π से 4π साफ हो गया, और यहां पे डिवाइड बाय, यहां पे 4/3 πr³ था ना आपके पास में, k⁴r 4/3 πr³। और ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बना। तो कितना बन जाएगा आपके r²। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? VB की वैल्यू आ गई ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r²। चेक कर लीजिए, k⁴r था पोटेंशियल, हमने Q को क्या लिख दिया? रो मल्टीप्लाई 4/3 πr³। आपने साफ कर लिया, VB की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। अब अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा VB माइनस VA। ये कितना आया आपके पास? R और dr को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा दोस्त तेरे पास? r²/2। बहुत बढ़िया। और लिमिट कहां से कहां तक? R से कैपिटल R। VB हमने तैयार करके रख रखा है, हमें यहां पे पता है। तो मैंने बोला जो VA आया, पहले इसी को चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। VB माइनस VA, ये एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास। इसको माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा तेरे पास? दिस इज VA माइनस VB। VA माइनस VB, इस माइनस को यहां भेज दिया आपने, तो ये ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे 6 आ गया ना आपके पास। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। ओके, ये बन गया r² माइनस r²। बहुत बढ़िया। VB की वैल्यू पता है, तो VA कितना बन गया तेरे पास? VA बन गया ρ/6 एप्सिलॉन नॉट r² माइनस ρ/6 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r² प्लस VB इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R²। अब इनको हम जोड़ के देखते हैं। अगर आप यहां पे थोड़ा सा मिटा देंगे, ये वाला पोर्शन हम मिटा रहे हैं ना, ताकि हम थोड़ा आगे लिख पाए।
हाँ भी, इसको अगर आप प्रोसीड करेंगे तो वीए कितना आ गया आपके पास, वीए की टर्म में आपके पास 6 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लेते हैं, 6 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ गया आपके पास। तो ऊपर तो बन गया, रो बाहर निकाल लेते हैं, सब में कॉमन है, तो ये बन गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां पे बन गया 2r स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो वीए कितना है दोस्त तेरे पास, वी आया रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये पोटेंशियल आ गया किसके अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर। तो ये रिजल्ट अपने आप में याद नहीं रहता, थोड़ा सा अजीब लगता है, तो आपको इस रिजल्ट का रट्टा मारना है। ये किसका रिजल्ट है, ये पोटेंशियल है किसके अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर। शेल के अंदर कितना आया था, के क्यू बाय आर, जो कि सरफेस पे था, पर यहां पे सरफेस और वहां पे सेम नहीं है। क्या एक्सप्रेशन है आपके पास, रो बाय 6 एप्सिलॉन 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। मैं अगर पूछूं सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, सेंटर पे कितना पोटेंशियल आएगा। सेंटर पे अगर आप देखेंगे तो r की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 0, तो r की वैल्यू 0 पुट करें तो कितना आएगा तेरे पास, रो r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप पूछो बताओ सरफेस पे कितना आएगा, बी पॉइंट पे, इससे चेक कर सकते हैं ना, बिकॉज यह रिजल्ट अंदर बाहर दोनों जगह वैलिड है आपके पास में। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, कैपिटल R पुट कर दीजिए आप यहां पे, तो कितना बनेगा, रो r स्क्वायर बाय, दिस विल बिकम वीबी आया ना आपके पास। आप यहाँ पे r के लिए कितना पुट करेंगे, r स्क्वायर पुट करेंगे, r स्क्वायर पुट करेंगे तो कितना बनेगा, रो 2r स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अगेन यही रिजल्ट आ जाएगा, रो r स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, ये छाप लिया, हम यहाँ पे आगे लिखते हैं। अगर मैं पूछूं पोटेंशियल एट सेंटर, V एट सेंटर, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो कितना बनेगा, रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर। ये कितना आ गया आपके पास, रो r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। अगर आप बात करेंगे एट सरफेस, सर सरफेस के लिए कौन सा रिजल्ट लगाए, बाहर वाला अंदर वाला, दोनों में से कोई लगा सकते हैं, दोनों रिजल्ट सही बैठते हैं आपके पास, क्लियर। तो अगर आप सरफेस के लिए लगाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, सरफेस के लिए आप देख लीजिए, तो यहां पे आप r स्क्वायर पुट कर देंगे तो कितना आएगा, रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 2r स्क्वायर, तो कितना आएगा, रो r स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो हमने पहले के क्यू बाय आर से करके देखा था, तब भी यही आ रहा था, इससे करके देखा तब भी सेम आ रहा है। आपको पोटेंशियल रिजल्ट दोस्त याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। बाहर शेल के क्यू बाय आर, अंदर जो सरफेस पे है वही आता है, दैट इज के क्यू बाय कैपिटल आर। अगर आप सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, सॉलिड स्फीयर के बाहर कितना आ रहा है, के क्यू बाय स्मॉल आर, जो कि तीनों में सेम आ रहा था, और अंदर कितना आ रहा है आपके पास, रट्टा मार ले उसका, रट्टा मार, क्या है वो, दैट इज रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये स्मॉल r क्या है आपके पास, स्मॉल r है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, r क्या है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। पर एक बात याद रखना, ये रिजल्ट कब लगाना है, जब आप सॉलिड स्फीयर के अंदर की बात करें। बाहर लगाना होगा तो क्या रिजल्ट लगाएगी, दैट इज के क्यू बाय स्मॉल आर। छाप ले इस बात को आप, फिर हम इसका थोड़ा ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं और फिर हम इस पर सवाल करेंगे। नेक्स्ट हम इस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले आप इसको छाप लीजिए। तो हमने जो सॉलिड स्फीयर के बारे में पढ़ा है वो 2 बोर्ड्स में हो गया, तो हम इसे एक जगह समराइज कर लेते हैं एक बार। हमने ये बोला कि अगर आपके पास में r ग्रेटर देन r होता है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आता है, के क्यू बाय आर। और ये r क्या डिस्टेंस कर रहा है, डिस्टेंस डिनोट कर रहा है कहां से, सेंटर से उस पॉइंट की जहां पे आप निकालना चाह रहे हैं। चाहे आप इक्वल भी लिख सकते हैं, तब भी ये रिजल्ट वैलिड है। सेकंड केस की अगर आप बात करेंगे, अगर आप बोलेंगे सर r लेस देन और इक्वल टू r होगा, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अजीब था, कितना था, रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। आगे बताइए कितना रिजल्ट आया था, जोर से बोलिए, आपके आसपास के रूमों में तक सुनाई देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब रिजल्ट याद होना चाहिए। जितना जोर से बोलेंगे, जितना अच्छे से बोलेंगे, वैसा उतना ही रिजल्ट याद करने में आसानी होगी। कितना आता है आपके पास, रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट कितना, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये रिजल्ट आया था शायद आपके पास, ठीक है। अब देखिए कई बार लोगों ने सर इक्वालिटी क्यों लग रही है, मतलब दोनों में रिजल्ट, मतलब कैपिटल आर पे दोनों सही क्यों हो जा रहे हैं, कौन सा पोटेंशियल क्या वर्क डन है। अब सोच के देख, तो अगर इसको इन्फिनिटी से उठा के यहां तक लेके आए तो वर्क तो सेम ही आएगा ना तेरे पास। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ का पोटेंशियल आज देखिए दोनों रिजल्ट से निकाला जा सकता है, पर ये आसान है तो हम इससे निकालने की कोशिश करेंगे उसको। समझ में आ गई बात। अब हम ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बनाते हैं हम EFI वर्सेस वोल्टेज वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं। तो यार कैसे बनाएंगे, अगर आप थोड़ा समझा सकते हैं क्या। अगर आप बात करेंगे R इज इक्वल टू कैपिटल R पे, R इज इक्वल टू कैपिटल R पे, यहाँ पे लिख दिया R इज इक्वल टू कैपिटल R, तो कितना पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे आएगा। ये बात समझ में आ रही है, कितना है कैपिटल R पे, के क्यू बाय आर। इज इट क्लियर। पहले आप इसे खुद बनाइए, इस ग्राफ को आपको खुद को बनाना है। हम ऐसे 2 ग्राफ बना चुके हैं,
एक पॉइंट चार्ज के लिए बनाया था हमने, फिर हमने एक शेल की वजह से बनाया था। तो सॉलिड स्फीयर ग्राफ है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, काफी हद तक मैंने बना दिया है, फिर हम इसे प्रोसीड करेंगे। हाय बच्चों, बनाया ऐसा ग्राफ आपने? देख कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए सेंटर में पोटेंशियल कितना है। सेंटर पोटेंशियल अगर तू देखेगा तो ये कितना आएगा तेरे पास, सेंटर के लिए आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तेरे पास, तो कितना बनेगा रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। अगर तू इसे के क्यू की टर्म में लिखेगा तो रो को पुट कर दे, तो रो कितना आएगा तेरे पास, क्यू डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यू। क्या किया, रो की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई 2 एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, और तेरे पास कितना है यहाँ पे आर लिख दिया। ये सही है ये एक्सप्रेशन। तो ये कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा जा सकता है, के, तो के क्यू 3/2 ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाय आर से ज्यादा है, और वो आना भी चाहिए था, बिकॉज सेंटर यहां तक आने में जितना वर्क करना पड़ेगा उससे ज्यादा वर्क सेंटर तक जाने में करना पड़ेगा, बिकॉज ईएफआई इस तरफ है ना, फिर वर्क करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, 3/2 के क्यू बाय आर। इतना बात समझ पा रहे हैं ना आप, सेंटर पोटेंशियल क्यों ज्यादा आ रहा है, बिकॉज जब आप इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो यहां तक आने में कुछ वर्क कर दिया, कितना के क्यू बाय आर। अगर आप अंदर जाएंगे तो और वर्क करना पड़ेगा ना, बिकॉज ईएफआई तो इस तरफ है, तो आपको और जोर लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे लेके जाके तो और वर्क करना पड़ेगा, वर्क ऐड होगा तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ गया पोटेंशियल, 3 के क्यू बाय आर। मतलब जब 0 था तो पोटेंशियल यहाँ पे था, फिर क्या हो रहा है आपके पास, कम हो रहा है। यहां से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे कितना बना के क्यू बाय आर। और कैसा फंक्शन है, माइनस आर स्क्वायर का, v इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर, तो कुछ ऐसा कर बनना चाहिए, ऐसा। इज इट क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद में तो मुझे पता है, उसके बाद में किसका फंक्शन है, ये आर का इनवर्स फंक्शन है आपके पास, तो कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये पोटेंशियल का ग्राफ बन गया आपके पास, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। अब आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सवालों पे चलते हैं। बच्चों जो अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, हमने उसी की विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर करने के लिए हम सवाल शुरू कर रहे हैं। सवाल में क्या बोला गया, स्फेरिकल शेल इज हैविंग चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, फाइंड ईएफआई एंड पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए जहां पे मतलब लोगों को दिक्कत हो सकती है, सब पॉइंट अपने कवर कर लिए। कहीं पे भी मान लीजिए आपका कंसेप्ट ढीला होगा तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा। तो आपको इन सभी पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, आपको पोटेंशियल निकालना है और ईएफआई निकालना है। जो उसकी रेडियस है, रेडियस वो कितनी है आपके पास, कैपिटल आर। रेडियस कितना है, कैपिटल आर। आप इसको सोल्व करके बताइए, फिर अपने से प्रोसीड करेंगे। हो गया बच्चों अटेम्प्ट? अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए ना, फिर आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अब मैं इसे सोल्व करने जा रहा हूं, पर सोल्व करने से पहले आपको ये सवाल जरूर करना था। अगर नहीं किया है तो आप रोक के कीजिए, अभी कंप्यूटर से स्क्रीन पॉज कर लीजिए एक बार। तो मैंने बोला यार यहाँ पे ऐसे एक शेल बना लेते हैं हम, यहाँ पे ऐसे एक शेल बना लिया। ये स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस कुछ आर लिखी। रिजल्ट बता दो मुझे, ई का रिजल्ट। सबसे पहले आर लेस देन आर की बात करते हैं, फिर आर ग्रेटर देन आर की बात करते हैं। फाइन, आर लेस देन आर ग्रेटर देन आर। तो अगर आप आर लेस देन आर की बात करेंगे तो ईएफआई कितना आता है, 0 आता है। शेल के अंदर ईएफआई कितना आता है, 0। हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। और शेल के बाहर अगर आप ईएफआई की बात करेंगे तो वो पॉइंट चार्ज के जैसा आता है, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। हम ईएफआई और पोटेंशियल को एक साथ करेंगे क्या वो कंफ्यूजन खत्म हो। फिर अगर आप बात करें पोटेंशियल, अंदर के अंदर पोटेंशियल भी 0 आता है क्या, नहीं सर। शेल के अंदर ईएफआई 0 आता है, पोटेंशियल 0 आता नहीं है। पोटेंशियल कितना आता है, जितना सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे कितना है, के क्यू बाय आर। यहाँ पे भी कितना है, के क्यू बाय आर। इसका रीजन बता, इसका रीजन बोल। अगर बोलेगा नहीं समझ में नहीं आएगा, इसका रीजन क्या था। इसका रीजन ये था कि सर जी जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो अंदर ईएफआई 0 है, और जब भी अगर आपको कोई चीज को स्लोली मूव करवाना है तो उस पर एफ एक्सटर्नल 0 होना चाहिए। तो अगर आप किसी को स्लोली मूव करवा रहे हैं तो आप बाहर भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए था, एक्सटर्नल फोर्स। तो बाहर आपको फोर्स लगाना पड़ रहा था, पर जैसे ही आप अंदर ले गए तो अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्स भी कितना लगाना पड़ेगा, 0। मतलब कुछ वर्क करना नहीं पड़ेगा, कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। बस जो पोटेंशियल यहाँ का था वही पोटेंशियल यहाँ का है, और इसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल उतना ही रहेगा। क्लियर? और अगर आप बात करें कैपिटल आर, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, तो कितना आएगा आपके पास पोटेंशियल,
दैट इज के क्यू बाय स्मॉल आर। आजा अब सोल्व कर देते हैं, काम बन गया। आर ग्रेटर देन 2r पे EFI बता कौन सा, EFI देखें तो बाहर है ना, बाहर है तो कौन क्या फॉर्मूला है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू बाय 4r का स्क्वायर, आर स्क्वायर किया तो 2r का 4r हो गया, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना था, के क्यू बाय आर, बाहर है ना, तो के क्यू बाय 2r। ये कितने में हुआ सही है भाई, कितना हुआ सही है, ये आ रहा है सही, बहुत बढ़िया। अब अगर आप बात करेंगे r इज इक्वल टू कैपिटल R पे, तो EFI कितना, कैपिटल R पे जस्ट आप सरफेस के बाहर है, कैपिटल R कभी बोले इसका मतलब जस्ट सरफेस से बाहर है, और बाहर है तो कौन सा रिजल्ट रहेगा आपके पास में, ये वाला रिजल्ट रहेगा आपके पास में। कितना आएगा आपके पास EFI, दैट इज के क्यू बाय स्मॉल r का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर। पोटेंशियल के लिए कौन सा रिजल्ट रहेगा, दोनों में से दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहां तक आने में जितना वर्क करना पड़े, जस्ट अंदर आने में उतना ही करना पड़े वर्क। आप सोच के देखिए, शेल के सरफेस तक का वर्क पता लग गया, जब थोड़ा सा अंदर आएगा तब भी तो उतना ही करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे दोनों रिजल्ट सेम मैच करते हैं, पर फिर भी अगर आप प्रायोरिटी सर किसको देते आप इसको दे सकते हैं, पर दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। क्यों सेम आते हैं, बिकॉज शेल की थिकनेस बहुत कम होती है, थोड़ा चलेंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट सेम आएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा रिजल्ट बैठेगा, यहाँ पे ये लगा लेते हैं के क्यू बाय आर। सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कब कौन सा लगाना है, दिमाग खराब हो रहा है सरफेस पे, अगर दिमाग खराब हो रहा है तो आर ग्रेटर देन आर का रिजल्ट लगा लेना, हर एक चीज में सेम आ जाएगा, क्लियर। पर ये समझ पोटेंशियल का सेम क्यों आ रहा है, बिकॉज डेल्टा भी कितना आता है, माइनस ई डॉट डी आता है। अब सोच के देख, थोड़ा सा मूव, शेल की थिकनेस जस्ट बाहर से अंदर एंटर करे तो कितना वो चिन्हों सा मूव करेगा ना, और चिन्हों सा मूव करे उससे पोटेंशियल बदलेगा नहीं। इस वजह से पोटेंशियल में कोई भी रिजल्ट लगाओ बात बनती है, पर शेल के लिए कैपिटल आर पे कौन सा रिजल्ट लगाना पड़ता है। अगर आप EFI निकालने जा रहे हैं तो आप कौन सा रिजल्ट लगाइए, आर ग्रेटर देन आर। सर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, बस एक बात ध्यान रखिए, जब आप कैपिटल आर पे हैं तो आर ग्रेटर देन आर वाला रिजल्ट लगाइए, क्योंकि शेल के बाहर, आर का मतलब जस्ट आप बाहर है, क्लियर। क्योंकि आर तो बाउंड्री हो गया ना सर, अंदर है कि बाहर है कैसे समझेंगे, तो आर का मतलब ये होता है कि बस आप जस्ट बाहर है, जस्ट बाहर, जस्ट बाहर, क्लियर। कभी भी आर का दिखाई देगा तो यही रिजल्ट लगाने हैं आपको। अगर आपको बोला आर इज इक्वल टू आर बाई टू, आर बाई टू मतलब अंदर आगे, और इसके अंदर EFI कितना आता है, शेल के अंदर EFI 0 आता है, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल बता, पोटेंशियल, पोटेंशियल सर वही आता है जो सरफेस पे आता है, वो कितना होगा, के क्यू बाय आर। यहाँ पे आर बाई टू नहीं लगाना, खतरा मेंशन कर ले, अंदर के क्यू बाय स्मॉल आर नहीं आता, अंदर क्या आता है, के क्यू बाय कैपिटल आर आता है। यहाँ पे अगर तू बात करेगा EFI, तो EFI वापिस अंदर है, और जब आप अंदर होते हैं तो EFI कितना रहता है, 0 शेल के। और अगर आप देखेंगे पोटेंशियल की बात, तो शेल के अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आता है। अगर आप इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तब भी कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट DL, अंदर हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू 0, तो अंदर के कोई भी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब अंदर के हर एक पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब पोटेंशियल क्या दोस्त, सेम। इसका मतलब क्या सर, अंदर EFI 0 और पोटेंशियल कितना आएगा तेरे पास, के क्यू बाय आर। समझ गई ये बात। अगर कहीं पे भी गलती थी तो उसको देख ले और सोच ले, अगर ये चारों सही है इसका मतलब आपके फंडे क्लियर है। आजा अब हम एक और सवाल करेंगे, उसमें स्फेरिकल शेल ना हो कि हम क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर। तो हम सवाल को यहीं पे बदल देते हैं, फिर आप छाप लीजिएगा सवाल को। अपने यहाँ पे क्या करते हैं, स्फेरिकल शेल के लिए क्या कर देते हैं दोस्त, यहाँ पे हम करते हैं सॉलिड स्फीयर। क्या कर दिया हमने, सॉलिड स्फीयर। हम अपने रिजल्ट्स की क्लियरिटी देखना चाहते हैं, तो हमने बोला ए सॉलिड स्फीयर इज हैविंग चार्ज q यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। तो अलग से लिखना ना पूरा, फाइंड EFI एंड पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट। ठीक, तो इस सवाल को सोल्व कर, फिर अपने से प्रोसीड करेंगे। रिजल्ट्स याद होंगे दोस्त तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अटेम्प्ट कर, फिर अपने अटेम्प्ट करेंगे। अब हम इसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर तुमने नहीं किया है तो ये मस्ट सवालों में से करना ही करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर आपको थ्योरी में कहीं भी दिक्कत होगी तो आप यहाँ पकड़े जाएंगे। मान लीजिए कई बार होता है कि हमने कुछ बोला, आपने कुछ और इंटरप्रेट कर दिया, तो वो सब बातें हमें पकड़ी जाएगी आपको। तो ये सवाल आपके लिए मस्ट है, ये करना ही है। अब हम सोल्व कर रहे हैं, अगर आपने नहीं किया तो एक बार स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, आप सोल्व कीजिए, फिर उसके बाद में आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। अब ये देखिए सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है। रिजल्ट अगर मुझे सही ढंग से चमकेगा तो मेरी बात बन जाएगी। सॉलिड स्फीयर है यहाँ पे ऐसे,
मैंने बोला EFI जो होता है R ग्रेटर देन R के लिए बात कर रहा हूं, EFI कितना आता है KQ/R²। ये रिजल्ट आसान है बिकॉज ये शेल, पॉइंट चार्ज और सॉलिड स्फीयर तीनों में मैच करते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आप बात करेंगे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी EFI सेम है हर एक पॉइंट पे, तो पोटेंशियल भी सेम आएगा, पोटेंशियल ही आएगा। ये तो आसान है। R ग्रेटर देन R मिलेगा तो खुश हो जाओ, इजी रिजल्ट है। अगर आप बात करेंगे R लेस देन R, हम इसके वो भी याद कर चुके हैं। बोल बोल बोल, इसका EFI कितना याद होना चाहिए, जोर से बोल, कोई दिक्कत, जैसे क्लास में बोलता है वैसे ही बोल। EFI कितना आया तेरे पास, इसका EFI आएगा अंदर कितना आता है भाई, रो क्या जीरो आता है क्या, नहीं जीरो नहीं आता। जीरो किस में आता है, शेल में, और ये शेल नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, तो कितना आएगा तेरे पास, ρ/3ε0r। बहुत बढ़िया। और अगर तू पोटेंशियल की बात करेगा तो बता कितना पोटेंशियल आया था, अभी याद किया था थोड़ी देर पहले, क्या रिजल्ट था तेरे पास, क्या जीरो था क्या, नहीं, क्या KQ/R था, नहीं, अरे तो कितना था, रिजल्ट था ρ/6ε0 3r² माइनस r²। ये r इधर शिफ्ट मत कर देना, मैं याद रखना 3r² माइनस r²। क्लियर। अब ये रो की टर्म में, अगर मान लो क्यू की टर्म में पूछेगा तो कोई बात नहीं, रो को क्यू की टर्म में रख देंगे। आइए R ग्रेटर देन R पे EFI प्यारा सा रिजल्ट कितना, KQ/R², 4r²। पोटेंशियल का रिजल्ट प्यारा सा रिजल्ट KQ/2r। क्लियर। R इज इक्वल टू बराबर है R के, तो कौन सा रिजल्ट यूज करना चाहिए, आप इस ग्रेटर देन R वाला रिजल्ट यूज करने चाहिए। EFI में दिक्कत आता है और पर पोटेंशियल में दिक्कत आता नहीं है। इसमें EFI भी सेम आता है, पर आप ये रिजल्ट यूज करिए, कंफ्यूज मत होइए। E की वैल्यू कितनी है आपके पास, E की वैल्यू है KQ/R²। बहुत बढ़िया, डन। अगर आप बात करेंगे वोल्टेज की, अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल के लिए ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, कितना, KQ/R। इसके लिए कोई भी रिजल्ट सेम आएगा, पर हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इस वजह से कैपिटल R की हमने पहले बात की थी, कैपिटल R का मतलब जस्ट उसके बाहर, तो आप ये रिजल्ट लगा लीजिए। अगर आप बात करेंगे R इज इक्वल टू R/2, अच्छा R इज इक्वल टू R/2, कौन से रिजल्ट रहेंगे, ये वाले रिजल्ट रहेंगे सर। ये बहुत ध्यान से समझना है, पहले देख लेना है भाई साहब किसकी बात हो रही है, अंदर की या बाहर की। लोगों को ये रिजल्ट याद होते सब में ये चेप दिया भाई, क्यों चेपा सब में, पर देख तो लेता कौन सा पूछा है, क्या पूछा है, R लेस देन R की बात हुई है, तो ये रिजल्ट लगाएंगे। बता EFI कितना, ρ/3ε0 और R की जगह कितना, R/2। चमक गया, रिजल्ट हो गया काम। पोटेंशियल की बात करते हैं, तो अगर आप पोटेंशियल की बात करें कौन सा फॉर्मूला, ये वाला या ये वाला, ये वाला सर जी, क्यों, क्योंकि आप R लेस देन R की बात कर रहे हैं, तो कितना पोटेंशियल आएगा तेरे पास, दैट इज K, नहीं ये वाला, जिसमें कितना, V इज इक्वल टू ρ/6ε0 3r² माइनस मेरा यहाँ पे छोटा r कितना है, R/2, तो R²/4। इज इट क्लियर। अब आप इसे सोल्व कीजिए, सोल्व करके कितना आएगा, ρ/6ε0 और यहां से दोस्त कितना आएगा तेरे पास, ये 12 और एक 11 R²/4, कितना गया तेरे पास, 11 ρr², 24। कितना होगा, सही था ये, अगर सही था तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दोस्त सीख ले, इसका सवाल मिल जाएगा तुझे एग्जाम के अंदर। अगर बात कर रहा है लेस E इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0, अरे R इज इक्वल टू 0, कौन सा पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट, सेंटर डिस्टेंस कितनी, 0, फाइन। तो अगर आप देखें तो EFI की वैल्यू कितनी, एक्सप्रेशन होता है EFI इज ρ/3ε0r, और R की वैल्यू कितनी, 0, यही होता है ना एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी पड़े, 0, तो EFI कितना, 0। वाह बढ़िया रिजल्ट है। तो देख सॉलिड स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पे EFI 0 आता नहीं है, सेंटर पे 0, बाकी पॉइंट पे था EFI। शेल में हर एक पॉइंट पे 0 आता है EFI। पोटेंशियल के लिए ये एक्सप्रेशन लगाता हूं, ये वाला एक्सप्रेशन, R की जगह कितना पुट कर दूंगा, 0, तो कितना आएगा, ρ/6ε0 मल्टीप्लाई 3r², तो V का एक्सप्रेशन कितना आ गया तेरे पास, ρ/2ε0r²। अगर तेरा सही है तो आराम से मुस्कुरा, ये खुशी का मौका है। और ये सब सवाल अगर सही हो गए तो ये, क्योंकि फॉर्मूले जरूरी थे, पोटेंशियल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपने सही किया तो बहुत बढ़िया, आप मुस्कुराइए, ठीक है। और नहीं अगर सही है तो आप देख लीजिए आप क्या गलती कर रहे हैं थ्योरी पार्ट में, तो वापस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, पिछले देखना शुरू कीजिए, जो भी जिसमें दिक्कत है आप सोचिए, और नहीं दिक्कत मिला तो आप सोल्यूशन वीडियो देखिए, वीडियो में नहीं मिला तो आप डाउट पूछ लीजिए। डन, ठीक है। आप लोग छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है आपके पास, आपको बोला कि ये एक सॉलिड स्फीयर है ना, ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है, इस सॉलिड स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी रो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ओ, ए और ओ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है।
तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या ओ का। सिर्फ सोचना है, पेन नहीं उठाना, सिर्फ पहले सोचना है कि ए का ज्यादा होगा कि ओ का। सबसे पहला टास्क तो ये है। फिर आप बताइएगा ए और ओ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये भी हम दो तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। पहले आप इस सवाल को छाप लीजिए, आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। हाय बच्चों, हुआ? ठीक है, अब अपने काम करते हैं। सबसे पहले अपने ये सोचते हैं सर जी ए का पोटेंशियल ज्यादा कि ओ का, सिर्फ सोचते हैं, अपने कुछ करेंगे नहीं। तो मैंने ये बोला कि अब पोटेंशियल का मतलब होता है कि इंफिनिटी से किसी गिवन पॉइंट में लाने में वर्क डन कितना होगा। अगर ए पे लाने में वर्क डन ज्यादा होगा तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ओ पे लाने में वर्क डन ज्यादा होगा तो ओ का पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब कैसे करें? अब सोचिए इंफिनिटी से ए तक ले आए, ठीक है। अब बता ए से ओ लेके जाने में वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हम क्या सोचेंगे, EFI का डायरेक्शन कैसा? EFI का डायरेक्शन यहाँ पे तो EFI डायरेक्शन बता सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर EFI कैसा होगा? ऐसे होगा, बाहर की तरफ कितना होगा? ρ/3ε0r। तो EFI इधर लग रहा है, 1 यूनिट चार्ज पे अगर देख रहा हो तो फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है ना? यहाँ पे अगर तू देख रहा हो इस वाले पॉइंट पे कोई सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई एक पॉइंट है, तो उस पे EFI इस तरफ है और EFI इस तरफ है, तो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा? इस तरफ लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स। बिकॉज अगर आप सोडी लेके आना है तो F नेट 0 होना चाहिए, तो F स्टैटिक इस तरफ लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाना पड़ रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब यहां से यहां पे जाने में वर्क करना पड़ेगा, और पॉजिटिव वर्क है, मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा आएगा दोस्त के, ओ का ज्यादा आएगा। किसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा? ओ का पोटेंशियल ज्यादा होगा। इतनी बात चमक रही है क्या? देख, ए तक आने में वर्क हो गया, अब इसके आगे ए से ओ भी लेके जाना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है, पर हमसे बोला जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो वर्क डन पॉजिटिव है। मतलब ए से ओ जाने में वर्क करना पड़ेगा, मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपके पास। आ गया? ये तो एक वैसे फील्ड से समझ लिया हमने, VO इज ग्रेटर देन VE। गणित से भी ये बात समझ में आ जाएगी, मैं समझाता हूं आपको। क्लियर? अब मुझे बोला गया ए और बी के ओ के बीच पोटेंशियल बताओ, तो मैंने बोला पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, मेथड 1 दिखाता हूं मैं आपको। मेथड 1 क्या किया हमने? फॉर्मूले से किया। किससे किया हमने? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आता है पोटेंशियल का? ρ/6ε0 3r² - r²। बहुत बढ़िया। ρ/6ε0 3r²। सबसे कौन सा पॉइंट का निकालें? बोल। सबसे ओ का निकाल लेते हैं। फाइन, माइनस ये 0 हो गया तेरे पास, तो कितना है दोस्त? दिस विल बी ρ/2ε0 r²। बहुत बढ़िया। और अगर आप बात करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा ρ/6ε0 3r² माइनस r² की जगह कितना है तेरे पास? r²/4। ऐसे रिजल्ट आएगा। इसको अगर तू सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा? 11 ρr² डिवाइड बाय 24ε0। ये बात समझ में आ रही है? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आएगा? VO - VA, तो ρr²ε0 तो कॉमन आ गया तेरे पास, यहां से 1/2 आया, यहां से 11/24 आया। ठीक, तो यहां से एलसीएम लेगा, ये रिजल्ट कितना एलसीएम लेगा? यहाँ पे 24 एलसीएम लेगा, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 11, 1/, तो कितना है? ρr² डिवाइड बाय 24ε0। ये आ गया VO - VA। और यही हमने फिर से समझा था कि ओ का पोटेंशियल ज्यादा आएगा। ये तो मेथड नंबर 1 हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगाया, सोल्व किया। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है क्या आपको? ρ/3ε0 3r², ठीक है, माइनस कर दिया। ठीक लग रहा है? कुछ गलती हो तो आप बता दीजिए, मेरे साथ कोई गलती नहीं, मुझे सही लग रहा है पूरा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं इसके मेथड 2 पे। मेथड 2 कैसे करना है सुनना। हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ रखा है जो हमें रिलेशन बताता है किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। जब भी आपको कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का बारे में पता हो तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं। क्या रिलेशन है? डेल्टा V इज इक्वल टू -E.dl। और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही आसानी से हमने इसको ड्राइव किया था। अब देखिए यार, यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E किस तरफ है? E यहाँ पे अगर देख रहा होगा इस रीजन में, E किस तरफ है? बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में E। और हम जहां भी किस तरफ है? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब E भी इधर है और dl भी इधर है। तो इसको जो आप लिखते हैं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ E dl cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी? 0।
क्यों? क्योंकि सर जी इसके अगर आप सॉलिड स्फीयर में देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे जो EFI होगा वो ऐसे होगा रेडियली, और आप जहां भी इस तरफ ही रहे ना, आप O से A जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे इसे, E की जगह लिखा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r, E की जगह ये लिखा जाएगा, अंदर EFI ये होता है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, dr लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा लिमिट्स कहां से कहां तक आपके पास, लिमिट्स पहले r की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, फिर r की वैल्यू कितनी बन गई दोस्त तेरे पास, फिर r की वैल्यू बन गई r बाय 2। फाइन, अब इससे चेक करते हैं, इक्वल 0 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया। बहुत बढ़िया। और ये एक्सप्रेशन कहां क्या आया आपके पास, ये कहां से कहां तक गए हम, O से A गए ना, तो ये क्या आएगा तेरे पास, VA माइनस VO। ये क्या है दोस्त, VA माइनस VO, पहले निकला VO माइनस VA, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल फाइनल है ना, तो इनिशियल क्या है O, फाइनल क्या है A। इतनी समझ में आ रही है? यहां पे क्या बनेगा, r स्क्वायर बाय 2, r स्क्वायर बाय 2, r डी कंडीशन क्या बनेगा, r स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स कहां से कहां, 0 से लेके r तक, ये टर्म कितना आया, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया r स्क्वायर बाय 4। क्लियर? तो यहां से अगर तू देख रहा है तेरे पास रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे r बाय 2, सॉरी r से लेके r बाय 2 ना, तो r बाय 2 करेगा तो ये बन जाएगा 8। क्लियर? तो यहां से पास VA माइनस VO कितना आ गया तेरे पास, माइनस ऑफ A रो r स्क्वायर डिवाइड बाय 24 है। अरे सेम आ रहा है क्या? नहीं सर सेम नहीं आ रहा है, माइनस आ गया। अरे माइनस इसलिए आ गया, वहां VO माइनस VA लिखा हुआ है, तो यहां पे भी लिख दे VO माइनस VA, तो कितना आया तेरे पास, रो r स्क्वायर डिवाइड बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? दो तरीके थे, एक सीधा फॉर्मूला बेस किया और एक हमने ये रिलेशन यूज किया। ये कब यूज होता है, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और क्या पता हो, EFI। हाँ मुझे EFI पता है, हर एक पॉइंट पे EFI पता है, कितना रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r। आपने इसे प्रोसीड किया और ये रिजल्ट मैच कर गया। तो आपको दोनों तरीके ही समझ में आने चाहिए। ये रिजल्ट है, पहले आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं।